वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना सीखा था कि हम कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन डिफरेंट टर्म्स लाइक प्रेशर, कंसंट्रेशंस, मोल फ्रैक्शंस और उनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो देखते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम व्हेन सब्जेक्टेड टू एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, pressure, temperature, addition of inert gas, etc., then equilibrium will shift in that direction to undo the effect। देखो, ली चैटेलियर ने क्या बोला कि कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन थे, हम लोगों ने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम कम एग्जिस्ट करता है जब मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हुआ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल आ जाए हमारे पास। अगर ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जब रेट दोनों का क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और दोनों के अंदर जो रेट होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड का वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस टाइम पे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। तो बोल रहा है कि अगर ये कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अंदर मैं कोई भी चेंज करता हूं, आइदर कंसंट्रेशन का किसी भी साइड, आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, प्रेशर का, टेम्परेचर का, और अगर मैं इनर्ट गैस ऐड कर देता हूं तो कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम होगा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि ताकि ये जो इफेक्ट जो हमने ऐड किया है वो क्या हो जाए, अंडू। अंडू का मतलब क्या है, अगर हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये उस साइड शिफ्ट होगा जिस साइड कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाए। यानी कि अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं कोई चीज तो ये शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जिस साइड वो इंक्रीज हो रही होगी। अगर हम कोई भी चीज में इंक्रीज करेंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में हो जाए जिस साइड वो क्या हो जाए, उसके अंदर ओवरऑल एक डिक्रीज दिखाई दे हम लोगों को। तो हम सबसे पहले कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में करते हैं। फर्स्ट क्या, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हमें पता है कि हमारा रिएक्टेंट होता है इस तरीके से, लाइक अगर हमने लिखा N2 + 3H2 इट विल गिव 2NH3, या इसको बोलते हम लोगों ने रिएक्टेंट। ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट हो गए। यहां पे एक ही प्रोडक्ट मिला है, रिएक्टेंट ज्यादा थे। देखो अब सबसे फर्स्ट इसमें जो इफेक्ट आता है इंक्रीज और डिक्रीज का ही आता है। अगर हम क्या करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, कि हम रिएक्टेंट और ज्यादा ऐड कर दें। पहले अगर ये टोटल 1 kg था, 2 कर दिया या 3 kg कर दिया, तो क्या हुआ, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करें, ये इंक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल जो रिएक्शन कहां जाएगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी या मैक्सिमम या बैकवर्ड में। तो क्या हुआ, देखो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो ये इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होना ज्यादा फेवर करेगा ताकि जो हमने इंक्रीज किया ये क्या हो जाए, ओवरकम हो जाए। तो इंक्रीज कैसे ओवरकम हो सकता है कि जब ज्यादा से ज्यादा मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो अगर हमने ये इंक्रीज कर दिया इसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो ओवरऑल इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो जो इक्विलिब्रियम है ये ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड में, यानी कि कुछ टाइम के लिए मेरा इक्विलिब्रियम यहां पे एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा उस टाइम पे। तो क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन किस में हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दैट इज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकेंडली अगर हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज कर दिया,
हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? हमने इसमें से कुछ रिएक्टेंट निकाल दिया, जो हमारा कंटेनर था, जो क्लोज वेसल था जिसमें हमने रिएक्शन करा, उसमें से हमने कुछ कंटेनर के उसके अंदर से कुछ क्या कर दिया, रिएक्टेंट रिप्लेस कर दिया, निकाल लिया। तो क्या होगा, यहां पर क्या होगी, कमी होगी मेरे पास, या अगर यहां पर कमी हो जाएगी तो क्या हो गया, हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया अमाउंट। तो ओवरऑल क्या होगा कि अब चाहते हैं कि जो कमी हुई है वो ओवरकम हो जाए, तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा टू ब्रेक करने, अमोनिया ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और किसमें बनेगा, N2 और H2। यानी कि जो हमने कमी की उसको ओवरकम कब कर सकते हैं, जब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा किसमें बनेगा, रिएक्टेंट में। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये किसमें चली जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली हम ऐसा ही क्या कर सकते थे, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या कर दे, इंक्रीज करें। हमने प्रोडक्ट इंक्रीज किया तो ओवरऑल क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि जो हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है वो क्या हो जाए, फाइनली कम हो जाए। तो कम कैसे होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट किसमें बनेगा, रिएक्टेंट में। तो सेम ये रिएक्शन किसमें चली जाएगी, बैकवर्ड में, बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम ही चीज ऊपर वाला, इस केस में दोनों के केस में सेम ही आएगा। आइदर रिएक्टेंट कम करो तो प्रोडक्ट इसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया तो ये फिर कम बनने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन किसमें चली, बैकवर्ड। ऐसे ही अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब जो हमने क्या किया था, रिएक्टेंट के केस में देखा इंक्रीज डिक्रीज, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया, इंक्रीज। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कैसे करें कि जो हमारा प्रोडक्ट बना उसको हम निकाल ले, बार बार निकाल ले, रिप्लेस कर दें, यानी कि कंटेनर के अंदर से हम इसको बाहर कर देंगे तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए। ज्यादा कब बनेगा, देखो हम लोगों ने प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, अगर बाहर निकाल दिया तो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्या होगी, कमी। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि जो कमी हमने की है वो क्या हो जाए, ओवरकम। तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट किसमें बनेगा, रिएक्टेंट किसमें बनेगा, प्रोडक्ट में। तो फिर दोबारा से रिएक्शन किसमें चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ये सेम ही होगा। आइदर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दो या आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। इसकी जो हम एप्लीकेशन देखते हैं कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डे टू डे लाइफ में, हमने क्या देखा है बच्चे, देखो फर्स्ट हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, जो हमने एक्सप्लेन किया था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हेमोग्लोबिन। ये हमने एक्सप्लेन किया था एप्लीकेशंस के अंदर कि हमारे पास यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या एग्जिस्ट करता है, कैसे। तो हमारे पास क्या था, लंग्स के अंदर हमने क्या देखा था, लंग्स के अंदर हमारे पास कि हेमोग्लोबिन था ब्लड में, ऑक्सीजन हमारे पास आ गया था लंग्स में, यहां पर ऑक्सीजन क्या क्या था, एक्सेस था लंग्स के अंदर। ये क्या बनाएगा, HbO2 इस तरीके से। तो हमारे पास क्या हुआ कि रिएक्शन किस में जाती थी, फॉरवर्ड में। इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन रिएक्शन किस में जा रही है, क्योंकि ये एक्सेस है। तो रिएक्टेंट के अगर एक्सेस कर देंगे, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो किस में जाना, हमने यहाँ पे एक्सेस हो गया रिएक्टेंट। आप एक्सेस एक की कर सकते हो या दोनों की कर सकते हो, जो भी रिएक्टेंट था। अगर हमने रिएक्टेंट की एक्सेस कर दी तो क्या कमी होने की कोशिश करेगा, कम कैसे होगा, तब ये फटाफट किस में बनेगा, प्रोडक्ट में। तो हमारे पास देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो गया। अब ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा कहां पे, टिश्यूज के पास। तो यहां पे रिएक्शन फटाफट हो रही कि ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, हीमोग्लोबिन रिएक्ट करके HbO2 बना रहा है हमारे पास, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जैसे ही टिश्यूज में जाएगा वहां पर हमारे पास Hb+O2, ये 4O2 था, यहां पर क्या था, डेफिशिएंसी थी, यहां पर इसकी क्या थी, डेफिशिएंसी थी वहां पर। तो वहां पर अब ये किसकी एक्सेस हो जाएगी, तो HbO2 क्या हो जाएगा, वहां पर एक्सेस में हो जाएगा। अब प्रोडक्ट एक्सेस में हो गया तो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में ज्यादा फेवर कर रहा था, बैक में कम। तो यहां पर ये बैक में ज्यादा आ जाएगा, ये फॉरवर्ड में कम होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन किसमें चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड, ताकि ये जो HbO2 है ये ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट एक टाइप से कंसंट्रेशन कम होगी तो ये ज्यादा और इसको ओवरकम करने की कोशिश करेगा कैसे, ये जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन वापस से मिलना स्टार्ट। तो यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड, फिर Hb मिलेगा, लंग्स तक जाएगा फ्री। तो यानी कि एक जगह हमारे पास इसकी एक्सेस की वजह से ये बनता है और दूसरी वजह ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन है। इसके अंदर हम ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखते हैं और यहाँ पे ये ली-चैटल प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने क्लोथ्स को ड्राई करते हैं,
क्लोथ्स को ड्राई करें, तो कह रहा है कि जब ब्रीज चलती है यानी कि जब ठंडी हवा चलती है तो ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीज दे ड्राइड इजिली, दे ड्राइड क्विकली। कह रहे कि जो कपड़े हैं अगर हमने उसको वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद हम सुखाना चाहते हैं तो क्या करें कि क्या तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, सनलाइट ज़्यादा हो उस टाइम पे होगा, या फिर दूसरा क्या है अगर वहाँ पे अगर सनलाइट भी नहीं है, धूप नहीं है हमारे पास, तो अगर हवा चल रही होगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? देखो एक्चुअली हमारे वेट जो क्लोथ है वहाँ पे वेट क्लोथ के अंदर वहाँ पर क्या है, वाटर था। हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो उसकी सराउंडिंग हो गई उसमें भी क्या है, वाटर वेपर है। तो ये आपस में यहाँ पर ये वाटर जो यहाँ पर था और यहाँ पर भी वाटर, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना फेवर करता है। अब जब ब्रीज चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो क्या हो गया कि जो वाटर वेपर उसके सराउंडिंग के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव। तो जो ब्रीज क्या करेगी, यहाँ पर जो ब्रीज चल रही है इस वाटर वेपर्स को क्या करेगी, यहाँ से रिमूव कर देगी। अगर रिमूव करेगी तो ये वाटर वेपर ब्रीज ने क्या किया, हवा ने क्या किया, इस वाटर वेपर्स को रिमूव कर दिया। तो ओवरऑल जो सराउंडिंग में वाटर वेपर थे वो क्या हो गए, कम हो गए। अगर ये कम हो गए तो ये इक्विलिब्रियम फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा कि अगर हमने इसकी कमी कर दी है प्रोडक्ट साइड एक टाइप से सराउंडिंग में वाटर वेपर्स की, तो ये दोबारा से ज्यादा बनने की कोशिश करेगा। तो और ज्यादा जो वाटर यहाँ पर क्लोथ में था प्रेजेंट था वो किस में बनेगा, वाटर वेपर में। तो ओवरऑल रिएक्शन किस में चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी जल्दी ज़्यादा वाटर वेपर सराउंडिंग में से दूर चले जाएंगे, हमारे पास वहाँ पे कमी हो जाएगी, तो उतना ही ज़्यादा वाटर किससे, क्लोथ से किस में आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारे क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, ड्राई। एक थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, इसका क्या, टूथ डिके। हम बोलते हैं कि हमें रात को सोने से पहले क्या है, ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, देखो क्योंकि जो टूथ बने, हमारे जो टीथ बने हैं वो किससे बने हैं, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये केमिकल कंपाउंड है जिससे हमारे क्या है, साल्ट, ये केमिकल कंपाउंड है जिससे हमारे दांत बने हुए हैं हमारे पास। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, CA5PO4 3OH। अब थ्रू आउट लाइफ हमारे क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मिंग मैकेनिज्म चलता है कि जो हमारी टीथ फॉर्मेशन है, यहाँ पे टीथ फॉर्मेशन और डीके के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है ऑलवेज। क्या हुआ, देखो थ्रू आउट लाइफ हमारे के दांत बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या एस्टेब्लिश रहता है टीथ फॉर्मेशन में और उसके टीथ डीके के अंदर। अब हुआ क्या बच्चे, जब हम लोगों ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ऐसे दिखाते हैं, कैसे, 5CA2 पॉजिटिव प्लस PO4, ये 3PO4, 2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, इस तरीके से हम दिखाते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। जब हम रात को अगर हमने स्वीट्स खाया, कोई भी खाना खाया तो वहाँ पे, या मीठा खाया तो वहाँ पे क्या, उसका फर्मेंटेशन होगा, और जब किसी भी फूड का फर्मेंटेशन होता है तो वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव। और ओवरऑल जब हमारा टीथ का ये इक्विलिब्रियम, इसमें देखो यहाँ पे OH नेगेटिव, तो हुआ क्या, जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद हम लोगों ने कूला नहीं किया, तो उससे क्या हुआ कि जो H पॉजिटिव यहाँ किसी फर्मेंटेशन से मिला है, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, वाटर। तो ओवरऑल तो मेरा OH नेगेटिव यहां से क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ओवरऑल क्या देखा है, इस केमिकल इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश हो रहा था वहां पर प्रोडक्ट से OH नेगेटिव चला गया, ओवरऑल इसकी कमी हो गई, तो मेरे पास प्रोडक्ट की कमी हो गई, तो क्या होगा, रिएक्टेंट फिर क्या करेगा, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि OH नेगेटिव फिर ज्यादा मिले। तो अब ये OH नेगेटिव तो बार बार कंज्यूम हो रहा है इस H पॉजिटिव के साथ, तो ओवरऑल रिएक्शन किसमें चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, OH नेगेटिव को हम रिमूव कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे से, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये जो H पॉजिटिव आ रहा है वो इसको कंज्यूम कर ले रहा है वाटर की फॉर्म में। तो अब ये कमी हो गई प्रोडक्ट की साइड, तो हमारा ली चैटल प्रिंसिपल बोलता है कि ये इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये कमी को ओवरकम कर सके। ओवरकम कैसे करेगा, तब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किसमें बनेगा, प्रोडक्ट में। तो ओवरऑल ये ज्यादा से ज्यादा किसमें जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये ज्यादा फॉरवर्ड में हो गया तो हमारा टीथ का जो डिके है वो ज्यादा होने लग जाएगा एज कंपेयर टू फॉर्मेशन। फिर हम बोलेंगे कि हमारे कीड़ा लग गए, दांत खराब हो गए। तो ये चीज है कि डिके ज्यादा हो जाता है और इसकी वजह से होता है। तो अगर हम पानी पीते हैं उसके बाद या कोलगेट करते हैं तो ब्रश करते हैं तो क्या होगा, हम इस H पॉजिटिव को वहां से रिमूव कर देते हैं।
कि जो फूड वहाँ पे जो हमारे बचा है वहाँ पे हम दांतों के अंदर से उसको बाहर साफ कर दें तो वहाँ पे कोई फर्मेंटेशन वहाँ पे नहीं होगा, तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होगा, H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा और हमारे दांत बच जाएंगे, सेफ रहेंगे। तो ये था हमारे पास जो फर्स्ट इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होने वाली डायरेक्शन में चले जाएगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इंक्रीज होने वाली डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और ये कुछ बेसिक्स क्या थे हमारे पास, उसकी एप्लीकेशंस थे। इसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखो बच्चे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हम केमिस्ट्री बोले तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि विच रिक्वायर्ड हीट, और जब हम उसको टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे तब इसका टेम्परेचर राइज होगा। तो यानी कि इन रिएक्शंस के अंदर इनको अगर हम प्रोसीड करना चाहते हैं तो इनके अंदर हीट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। लाइक अगर हमने NaCl है हमारे पास साल्ट प्लस, या हमारे पास KCl है, अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करना चाहे और हम इसको क्या करना चाहते हैं, डिजोल्व, यानी कि हम इसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो ये जो चीज हमने देखी हुई है कि नॉर्मली जब हम NaCl या हमारा जो कॉमन साल्ट होता है वाटर में डालें तो उसको हमें स्टिर करना पड़ता है डिजोल्व करने के लिए। अगर पानी हमारा ज्यादा गर्म है, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है, या अगर उसको पानी में डाल के उसको हीट करें तो ज्यादा जल्दी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये रिएक्शन फेवर्ड होती हैं टुवार्ड्स प्रोडक्ट। तो ये डिजोल्व हो गया, ये सॉल्यूशन बन गया मेरे पास। सॉल्यूशन का मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर राइज करने से ये रिएक्शंस क्या होंगी, फेवर होंगी, ज्यादा फास्टली हो जाएंगी, यानी कि ये प्रोडक्ट जल्दी बनेगा इसका। यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या था यहाँ पे, अगर ये A+B कोई केमिकल कंपाउंड होता और उनकी रिएक्शन करवानी होती है और C बनाता है, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर जैसे हम हीट करेंगे तो A और B जल्दी से मिक्स करके क्या बना लेंगे, C। लेकिन यहाँ पे C क्या उसका सॉल्यूशन था इस टाइप का, ये साल्ट था क्योंकि इसको हमने डिसोल्व किया, तो ये एंडोथर्मिक था। तो टेम्परेचर राइज करने से ये रिएक्शंस ऑलवेज क्या करती है, फेवर्ड होती है कि प्रोसीड हो जाती है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। वो कंपाउंड भी हो सकता है या वो कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है। सेकंड हमारे पास बच्चे आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जिसके अंदर हीट लिबरेट होती है, हीट रिलीज होती है, कि इनके अंदर पहले ही क्या हुआ, जैसे अगर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हम लोगों ने, या हमने कैल्शियम एसीटेट लिया, कैल्शियम एसीटेट एक्सेट्रा, या हम कोई NaCl या हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई, एसिड प्लस बेस कर दिया। अगर ये रिएक्शन का देखो, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये वाटर के अंदर इसको डिसोल्व करना चाहूं बच्चे, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा यहां पर इस तरीके से। लेकिन जब ये बनता है तो यहां पर हीट रिलीज होती है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको हमें डिसोल्व करना है तो अगर हमारा टेम्परेचर पहले वाटर का कम हुआ, अगर वो आइस कोल्ड हुआ, तो ये जल्दी से डिसोल्व हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर पहले ही हीट रिलीज हो रही है। ऐसे ही एसिड बेस रिएक्शंस, अगर कोई एसिड और या बेस है मेरे पास, या तो अगर मैं रिएक्शन करूं तो इसके अंदर हमारा साल्ट तो बनेगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस क्या भी, साल्ट के साथ साथ यहाँ पे हीट रिलीज होती है बच्चे, यहाँ पर हीट रिलीज होगी, यहाँ पर ये रिलीज होगी। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, तो अगर पहले ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये जाना फेवर नहीं करेंगे प्रोडक्ट साइड में, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बनना फेवर नहीं करता। इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑलवेज लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, लो टेम्परेचर को क्या करती हैं, फेवर। अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको लो टेम्परेचर पे करवाएंगे। इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो ये क्या करेंगे, प्रोसीड हो जाएंगी या फेवर्ड करेंगी टुवर्ड्स प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट कोई कंपाउंड भी हो सकता है या सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या है, टुवर्ड्स प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, दिस इज द प्रोडक्ट, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसको हीट की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर हीट पहले ही निकल रही है तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये तो इंडिपेंडेंट था। अब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ली चैटरल प्रिंसिपल कर रहे हैं, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो क्या हुआ, अगर हम इसको एग्जांपल समझते हैं तो हमने फर्स्ट एग्जांपल ये लाइक सिंथेसिस ऑफ
सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये हेबर प्रोसेस से बोलते हैं, हेबर प्रोसेस होता है जिससे हम इसको बनाते हैं बच्चे। अब हुआ क्या, देखो इसमें क्या हुआ, N2 प्लस 3H2 इट विल्स गिव 2NH3, ये अमोनिया हो गया। लेकिन ये चीज देखो, N2 प्लस H2 जब कंबाइन होके एक्चुअली क्या हुआ, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि N2 प्लस 3H2 कंबाइन करें तो ये 2NH3 बन सकता है, और आइदर ये NH3 अगर बन जाता है तो ये 2NH3 डिसोसिएट होके N2 प्लस 3H2 भी दे देता है। तो ये दो रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। ये रिएक्टेंट था तो ये प्रोडक्ट है। सेकंड केस में ये रिएक्टेंट था तो ये कैसा है, प्रोडक्ट। ये दोनों हो सकती हैं। जैसे हम लोगों ने N2 प्लस 3H2 बनाया, ये NH3 बना, लेकिन NH3 बनता ही ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा N2 और 3H2 में। तो हम इसको अलग अलग ना करके ऐसा कि जैसे ही इन्होंने कंबाइन करके ये NH3 बनाया, NH3 बनना स्टार्ट हो जाता है इसमें, तो ये रिएक्टेंट तो ये प्रोडक्ट। अगर ये रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज ध्यान देने की, इसमें क्या जो हमें ध्यान देना है बच्चे कि ये दोनों रिएक्शन एक जैसी नहीं हो सकती। अगर एक एक्सोथर्मिक होगी तो दूसरी कैसी होगी, एंडो। जब N2 और 3H2 होता है तो यहां पर हीट रिलीज होती है। हीट क्या हो जाती है, रिलीज। इसका जब हम सिंबल देते हैं तो डेल्टा H यहां पे नेगेटिव लिखते हैं, यानी कि जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। तो यहां पर जो ये रिएक्शन है इसको हीट रिलीज लिखा, ये ऐसा लिखा हम लोगों ने। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एक्सोथर्मिक। लेकिन जब NH3 है, अगर NH3 N2 और 3H2 में टूटना फेवर करेगा तो ये एक्सोथर्मिक नहीं है। इसको ये तभी बन सकता है जब मैं इसको हीट करूं, यहां पर हीट कर प्रोवाइड करेंगे, इसको यहां पर क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तभी टूटेगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एंडोथर्मिक। इसको NH3 को N2 और 3H2 में कंबाइन होने बनने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो ये एंडोथर्मिक है। और N2 और 3H2 है तो अपने आप ही NH3 बना लेते हैं और हीट रिलीज करते हैं। तो देखो क्या हुआ, तो ये दो रिएक्शन थी, इसको हम दो वे से लिख सकते हैं कि इसकी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये यहां पर हम लिख सकते हैं, जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो डेल्टा H यहां पर क्या होगा, ऐसा नेगेटिव होगा, दिस इज नेगेटिव। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर डेल्टा H नेगेटिव हो गया तो ये होती है एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमें पता होना चाहिए। तो अमोनिया के केस में एक्सोथर्मिक है। अगर इसकी हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड का मतलब हम ऐसा करेंगे, तो जो बैकवर्ड रिएक्शन इसमें डेल्टा H क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। तो अब ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव तो हमें यहाँ पे क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब केवल यही है बच्चे कि हमें हीट देने की जरूरत होती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है। अब हमें पता चल गया कि इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन इसकी इसी एरो पे मैं लिख सकता हूं, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, और दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने क्या किया कि नॉर्मल रिएक्शन होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हुआ क्या, अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें, विद टेम्परेचर को क्या करें, राइज करें, तो देखो क्या होता है। अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यहां पर केस 1 ए पॉइंट बोल सकते हैं इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट ऐसा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते तो क्या होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो कौन सी रिएक्शन फेवर होती है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होती है, यानी कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना फेवर करेगी जहां पे टेम्परेचर का क्या हो जाए, कंजप्शन हो जाए, हीट का कंजप्शन। आपने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज कब होगा, जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो, हीट सप्लाई। देखो अब हमें पता है ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है, अगर मैं किसी भी इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई चेंज करता हूं तो उसके अंदर वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी टू अनडू द इफेक्ट, यानी कि उसका जो हमने चेंज अप्लाई किया है वो कम से कम हो जाए। तो हमने क्या किया, हीट सप्लाई हो, तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन in which heat is absorbed, in which heat is absorbed। क्या हुआ, आपने हीट सप्लाई कर दी, ज्यादा दी है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन शिफ्ट हो, ताकि वो हीट जो आपने इंक्रीज की वो क्या हो जाए, उसमें डिक्रीज आ जाए, यानी कि वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो एब्जॉर्ब कब होती है, जब रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसी में हीट एब्जॉर्ब होती है। यहां पर ये हमने लिखा था हीट टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका मतलब ये हीट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है।
तो यहां पर अब हमने देखना कि ये एंडोथर्मिक कौन सी डायरेक्शन में और एक्सोथर्मिक में कौन सी है। अब यहां पर अगर हमने हीट इंक्रीज की, हमने हीट सप्लाई की, यानी कि ये कब होता है, जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। हीट का एब्जॉर्प्शन हमें एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब हम क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रिएक्शन विल, अगर हमें आंसर लिखना है एग्जाम में तो ये समझने के तो हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शन विल शिफ्ट, the reaction will shift in the direction in which, या in backward direction, ये लिख सकते हैं, the reaction will shift in backward direction, backward direction as it is endothermic, and absorption of heat will take place, and in this direction absorption of heat will take place. ये हो गया बच्चे, देखो फर्स्ट, तो अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे, ऑलवेज इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन में चली जाएगी। ये पॉइंट याद रखना है, और ये हमें पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन एंडोथर्मिक फॉरवर्ड में है या बैकवर्ड। तो ये एंडोथर्मिक हो गया, तो कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो इससे एंडोथर्मिक बैकवर्ड। तो ये पॉइंट था हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब, जब हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज। अब इसी के अंदर मैं सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसा बोला था तो इसको मैं 2 बोल सकता हूं। 2 में क्या किया हमने, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, वी डिक्रीज द टेम्परेचर। देखो अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर का डिक्रीज का मतलब वहां पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। अरे देखो, जब हमने टेम्परेचर राइज किया तो उसको हीट सप्लाई करना पड़ा था। अब यहां पे टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करें, टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया, इस केस के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लिखेंगे, तो रिएक्शन विल शिफ्ट, द रिएक्शन विल शिफ्ट in that direction in which heat is released। पहले क्या और थी, अब जो क्योंकि हमने बढ़ाया था तो अब्जॉर्प्शन वाली डायरेक्शन में चली जाएगी। अब उसका अपोजिट केस कर दिया तो किस में चली जाएगी, जिसमें हीट क्या होगा, रिलीज। और हीट रिलीज किस में होती है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किस लिए बचे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करें यानी कि लो टेम्परेचर होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होती है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो फेवर्ड हो जाएंगी टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो यहां पर इसके अंदर हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन थी, ये रिएक्टेंट था, तो ये प्रोडक्ट, और इसकी फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड करेगी, और हीट क्योंकि आपने यहां पे कम कर दिया तो यहां से क्या हो रहा है कि ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो क्या करना करेगी, कोशिश करेगा डिक्रीज करने। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, the reaction will shift with decrease in temperature, with decrease in temperature the equilibrium will shift, the equilibrium reaction या equilibrium will shift लिखेंगे, the reaction will shift या equilibrium will shift in forward direction as it is exothermic, as it is exothermic reaction and more product will form। तो ये था बच्चे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझनी थी कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एक्सोथर्मिक कौन सी होती हैं। ये टेम्परेचर पे फेवर्ड होती हैं, ये लो टेम्परेचर पे। तो ऐसा ही अगर हम एक सेकंड केस कर लें, सेकंड केस क्या है, अगर हमने लिखा सिंथेसिस ऑफ सोडियम ट्राइऑक्साइड, ऐसा लिख दिया हम सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 के हम सिंथेसिस करें
तो SO3 को बनाते हैं SO2 की रिएक्शन से। तो अगर हम SO2 को ऊपर ऑक्सीजन डाल देते हैं ऐसे SO2 प्लस ऑक्सीजन, तो यहां से ये ऐसा इक्विलिब्रियम 2SO3 और बैलेंस करेंगे तो ये 2 ऐसा हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहां पर भी जो रिएक्शन है, ये बच्चे याद रखना है, ये नॉर्मल जब SO2 और O2 कंबाइन होता है और ये बनेगा, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये कैसी होती है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें सेम, फॉरवर्ड कैसी है, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है इसके अंदर एंडोथर्मिक। तो सेम, ये सेम केस हो गया अमोनिया के साथ वाला। तो यही अब हम इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट होगा इसके अंदर, देन इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख सकते हैं, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन किसमें चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा ही है, इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज इट इज। कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल लिखा है बच्चे इस तरीके से, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से बच्चे हमारे पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का है। अगर इसी के बाद हम बात करते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस, तो उसके अंदर क्या होता है, एक थर्ड केस ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों से डिफरेंट है। क्या हुआ, देखो सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, ये फॉर्मूला है नाइट्रिक ऑक्साइड का, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या किया हमने, N2 लिया प्लस O2 लिया, कंबाइन किया, कंबाइन करके बन गया 2NO, ये दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन एक चीज समझने बच्चे, ये भी N2 प्लस O2 बन के 2NO बनाता है और NO डिसोसिएट होकर N2 प्लस O2 देगा। लेकिन इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये इनके अपोजिट होती है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो कैसी है, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो इसके अपोजिट हो गया। तो फर्स्ट डायरेक्शन वाली ये एंडोथर्मिक है, ये दिस विल रिक्वायर्ड हीट। अगर हम NO बनाना चाहते हैं तो N2 और O2 को हमें हीट करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तब ये फेवर करेगी हाई टेम्परेचर के ऊपर। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये कैसी है, दिस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज रिएक्शन विल गिव फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है, ये हम समझ चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन विल फेवर हाई टेम्परेचर। सो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज क्या है, इज एंडोथर्मिक। सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो इन, या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन यहां पे वर्ड लिख देंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस will be favored at low temperature, and in this reaction the backward reaction is exothermic. So when we decrease the temperature the equilibrium will shift in backward direction. तो ये बच्चे तीन केस है हमारे पास। अगर एक तो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हो गया, हेबर प्रोसेस है, या हम सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल दें, तो ये दो रिएक्शंस एक जैसी हैं। लेकिन जब हम नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करते हैं तो इसके अंदर केस अपोजिट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो जब हम सिंथेसिस करते हैं तो इसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हम अमोनिया या SO3 बनाते हैं तो उसके अंदर हीट रिलीज। और ये सब कुछ सारा का सारा पैटर्न इन चीजों पे डिपेंड करता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या वो एक्सोथर्मिक। दोनों कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकती, अगर ये एक्सो तो ये एक्सो नहीं हो सकती कभी, बैकवर्ड वाली अपोजिट होंगी ही होंगी। क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो दूसरी में क्या होगा, हीट का रिलीज होगा ही होगा। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।